इंडियन ऑयल के साथ मैंने एक वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के रूप में इंडियन ऑयल के साथ ये मथुरा में हमने एक प्रोजेक्ट किया है। वो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को जो पानी लगता था तो 80 mld स्लज मथुरा की वो लेकर एक हमने हाइब्रिड एन्युटी में रोड बनाते हैं, तो हमने हाइब्रिड एन्युटी में ये प्रोजेक्ट बनाया। 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने वो प्रोजेक्ट लगभग मुझे लगता पूरा हुआ होगा, अभी पूरा हुआ कि होने का हो गया। तो वो प्रोजेक्ट में 60% उन्होंने लाया और इंडियन ऑयल अब उससे पानी ले रही, तो 20 करोड़ उसको दे रही है, तो प्रोजेक्ट वायबल हो गया। तो 80 mld स्लज का निकाल लग गया। तो आज मुझे लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सुवेज वाटर से और सॉलिड वेस्ट में ऑर्गेनिक वेस्ट को निकालकर उसको मिथेन में कन्वर्ट करके वो बायो LNG बनाने के बजाय अगर ग्रीन हाइड्रोजन होता है, देखो दैट आई डोंट नो वेदर विच इज इकोनॉमिकली वायबल। तो मुझे लगता है कि सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग कचरे के जो डंप यार्ड है वहीं हम सोलर पावर जनरेट करें, जो 1 रुपया 60 पैसे तक 70 पैसे तक आएगी और पानी फुकट में आएगा। और इलेक्ट्रोलाइजर में आप लोग अगर करेंगे तो दैट कैन बी वन सोर्स। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। सब पेट्रोल के इंजन अगर फ्लेक्स इंजन बन जाएंगे उसमें कोई कॉस्ट नहीं बढ़ती। थाईलैंड में गाड़ियाँ हैं और मैंने अभी उनको कहा कि एक गाड़ी मुझे दे दो, मैं पीछे में बोर्ड लगा के प्रचार करके घूमूंगा कि गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर है। मैंने मेरा ट्रैक्टर जो है वो बायो CNG पे बना है। 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। और हमारे पास बहुत वेस्ट अवेलेबल है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं ये मानता हूँ, ये राजेश जी काम करते हैं, हमने हमारे शहर का टॉयलेट का पानी, इसी शहर का गंदा पानी 7 साल पहले बेचा तो हमको 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। टॉयलेट का पानी बेचकर हम महाराष्ट्र सरकार को दे रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट लीडरशिप, दैट विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। देश में आएगी। आप हर जगह आइडिया लेते रहते हैं बहुत सारे। मैंने देखा था पिछली बार आपने कहा कि ये मेरे मंत्रालय में नहीं था, ये नहीं है, मैं अगली बार बताऊंगा। वियतनाम की बस देखी, मेरे सामने नागरिक उड्डयन मंत्री उस समय के शायद राज्य मंत्री थे, वो आए, आपने उन्हें बताया कि ये काले काले हेलीकॉप्टर ऐसे क्यों रखते हो, हेलीकॉप्टर दूसरे वाले रखो, मैं बाहर देख कर आया हूँ। अब बाकी मंत्रालयों को भी इतनी सलाह देते रहते हैं इनोवेशन की। अभी आप दूसरी बात है, मैं 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहा हूँ, उसमें हेलीपोर्ट है और उसमें अभी हेलीकॉप्टर की बात पूरा नहीं होगी सर। अब तुम और मैं ड्रोन में बैठेंगे और ड्रोन यहाँ से उड़ेगा होटल से ऊपर और एयरपोर्ट पे उतरेंगे। वाह, सामान भी वैसे ही जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो टेक्नोलॉजी आ गई। बहुत आपकी बातों में इतने तथ्य हैं नितिन जी, और हमें भविष्य का एक चित्र हमारे सामने आप जीवंत करते हैं। फॉर्च्यूनर बनाने वाली कंपनी को भी आपने फ्यूचर दिखा दिया, भविष्य की कार दिखा दी, संभावनाएं दिखा दी, भारत का बाजार, और भारत की बाजार ही नहीं उसकी आकांक्षाएं भी बता दी। अब वो क्या कर रहे हैं कि रोड पर सोलर लगाएंगे और सोलर में बिजली तैयार होगी और आपको मिलेगी। और दूसरी बात, आपको देखो, मैं सपने दिखाने वाला नेता जरूर हूं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे नहीं करता उसकी जनता पिटाई करती है। मैंने दिखाए हुए हर सपने को पूरा किया। आप रहे कि कोई मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मेरा प्लान क्या, मैं आपको बताऊंगा कि ये दिल्ली का गंदा पानी है टॉयलेट का, मैं नागपुर में था और मैं अभी बेचता हूं महाराष्ट्र सरकार को, 325 करोड़ रुपए मिलते हैं टॉयलेट का वेस्ट पानी बेच के। अब मुझे बताइए कि इस देश में अगर हम एक एक प्रोजेक्ट पर, रेलवे के अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, एस्कालेशन हो गया, रोड के प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2000 करोड़ में हो जाता है, आपके पैसे जाते हैं जनता के। और मुझे बताइए कि इसमें हमको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। आप ये जरूर कहिए कि एक झाड़ अगर आप काटेंगे, पेड़ काटेंगे, तो 10 पेड़ नए लगाइए। ये कानून क्यों नहीं जा पा रहे हम? प्रॉब्लम उसमें ऐसा है कि आप भूपेंद्र यादव जी को बोलिए, बहुत अच्छे मंत्री है, उसने काफी प्रॉब्लम सॉल्व किए। और वहां लीना नंदन जी करके मेरे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी है, और मैंने उनको भी सुझाव दिए कि भाई उनको प्रैक्टिकल अप्रोच में सोचना होगा। खड़ा पड़ा रेलवे है, रोड है, खड़ा करना पड़ेगा। आप टनल रोक के रखोगे, आप पूरे नक्सलाइट बेल्ट में, हमारे यहाँ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, परसों मैं छत्तीसगढ़ गया था, मैं विशाखापट्टनम टू रायपुर एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, सब वो जंगल से जाता है। अब वहां से अगर रोड, अभी गढ़चिरौली जिले में सब ब्रिज बना दिए मैंने, अब नक्सलिज्म एकदम कम हो गया, नक्सलवादी घटनाएं अपने आप कम होने क्योंकि वहां रोजगार तैयार हुआ। इट्स ए सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो। तो मुझे क्या कहना है कि ये संतुलन जो चाहिए इसके बीच में, ये देश की आवश्यकता है।
और एक तरफ विकास भी चाहिए, दूसरी तरफ पर्यावरण की भी रक्षा चाहिए। दोनों के बीच में से एक संतुलित पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो EV सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25 to 30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो। हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकलेगी वो बिटुमिन में जाती है, तो रबराइज बिटुमिन तैयार होगा तो रोड अच्छे होंगे। कारगिल में एक आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहा हूं 14 किलोमीटर की। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा रजत जी, और आप चाहिए देखने के लिए, जन्नत है वो। ऊपर में हमारी बाबा अमरनाथ की गुफा है और नीचे में ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे टनल बन रही है। और मैं आपको बताता हूं, आपको दिल्ली थोड़ा मैं ज्योग्राफी कम जानता हूं, पर शिमला से आप मनाली जाओगे तो मनाली के बाद हमने एक अटल टनल बनाई जो रोहतांग पास में। तो पहले 3.5 घंटा लगता था, अब टनल बनाई तो 8 मिनट में जा रहा। और उसके बाद रोहतांग पास से हम 4 टनल बना रहे हैं, लद्दाख लेह तक पूरा रोड बना रहे हैं। बहुत सुंदर हिमालय है। और लद्दाख लेह से कारगिल तक जोजिला, ये बहुत बड़ी टनल बन रही है। जोजिला के बाद झेड़मोर टनल लगभग पूरी हो गई है। वहां से आप श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए जब निकलेंगे तो कटरा के पहले आपको मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के लिए वही मिलेगा जो कटरा टू दिल्ली। डायरेक्ट वहां से आप 6 घंटे में दिल्ली आएंगे और दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई जाओगे। और मुंबई जाने के पहले सूरत से निकलकर सीधा चेन्नई, बेंगलोर, कन्याकुमारी तक चले जाओगे। यानी पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के तक आपको पूरा रोड ऐसा मिलेगा, कई ट्रैफिक जाम नहीं कुछ। और देश की जनता को यह कह चुका हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और केवल इससे नहीं होगा। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मेरठ में गया था तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग खड़े थे तो मुझे बता रहे थे मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में लोग आते हैं। मेरठ से यह है आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पे आते हैं। अब वो ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, मैं भी वहीं से ही हूँ। अच्छा, तो बोल रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पर हम लोग मेरठ से आते हैं, यानी एक 40 मिनट में आते हैं और जाते हैं। अब मैं आगे बताने वाला हूं। देखो, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। ये आप करेंगे? अरे ये होते हुए आ रहा है दिसंबर में, इसमें आप जाओगे। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में, तो आप जा सकोगे।